बीबीसी दुनिया में आज देखिए ट्रंप टैरिफ से कैसे निपट रहे हैं चीन के कारोबारी। अमेरिका के टैरिफ से नहीं पड़ रहा चीन के कुछ लोगों को फर्क। नुकसान से बचने के लिए कौन से तरीके आजमा रहे हैं चीन के कारोबारी और क्या है उनके कॉन्फिडेंस की वजह, दिखाएंगे चीन से रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं विदित मेहरा। चीन के कारोबारियों के तरीकों के साथ साथ कार्यक्रम में आज देखिए लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अमेरिका और यूक्रेन में मिनरल्स पर हुआ समझौता। जानेंगे रूस के लिए क्या हैं इस डील के मायने। इसराइल हमास में जारी जंग के बीच गजा में अकाल जैसे हालात, पेट भरने के लिए कछुए खाने को मजबूर हुए कई परिवार। अंतरिक्ष में रहते हुए खुद ही मनपसंद खाना तैयार कर पाएंगे एस्ट्रोनॉट्स, दिखाएंगे कहां चल रहा है इसके लिए एक्सपेरिमेंट। चीन की फैक्ट्रीज पर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स का असर अब दिखने लगा है। हाल ही में आए आंकड़े बताते हैं कि इस महीने चीन के कारोबार में तेजी से गिरावट आई है। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार लगभग ठप पड़ गया है। बीते महीने ट्रंप ने जब चीनी सामान पर 145% टैरिफ लागू किया तो चीन ने भी जवाबी टैरिफ लगाए। डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में 100 दिन पूरे होने पर चीन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि वो अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। लेकिन चीन के व्यापारी इस बदले हालात का सामना कैसे कर रहे हैं और अमेरिकी चुनौती के बीच उन्होंने रेस में आगे बने रहने का क्या रास्ता निकाला है, जानिए चीन से बीबीसी संवाददाता लॉरा बेकर की इस रिपोर्ट में। चीन के ईवू शहर के व्यापारी बाकियों से 2 कदम आगे रहने की तैयारी में जुटे हैं। वो अरबी भाषा सीख रहे हैं ताकि नए कस्टमर्स पर पकड़ बने और कारोबारी जंग के बीच उनके पास एक नया हुनर भी रहे। उनके बनाए खिलौने अब अमेरिका नहीं जा रहे हैं। अब मिडिल ईस्ट, दक्षिण अमेरिका और यूरोप से ज्यादा खरीदार आ रहे हैं, मगर कारोबारी जंग की फ्रंट लाइन पर खड़े लोग बेखौफ दिख रहे हैं। आप ट्रंप के बारे में क्या सोचते हैं? ट्रंप वो एक मजाक है। वो हर दिन कोई चुटकुला सुनाते हैं। टैरिफ लगाना उनके लिए खेल है। पहले हमारे पास अमेरिका से खरीदार आते थे, अब हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास दूसरी जगहों से व्यापारी आ रहे हैं, उनके साथ बिजनेस करना अच्छा है। मैंने सुना अमेरिका में बहुत विरोध प्रदर्शन हुए हैं। उनका ज्यादातर सामान यहाँ से जाता था। क्या उन्हें हमारी जरूरत है? बिल्कुल है। अमेरिका में बिकने वाले 80% से ज्यादा खिलौने चीन में बनते हैं। वॉलमार्ट और टारगेट जैसे बड़े रिटेलर्स ने पहले ही चेता दिया है कि बहुत जल्द उनके स्टोर्स खाली हो सकते हैं। आमतौर पर ऐसा कोई खिलौना $5 से $10 में बिकता था, अब ये 2 गुनी से भी ज्यादा कीमत में बिक रहा है। तो ट्रंप के 100 दिनों के शासन में छोटी मोटी खुशी भी महंगा सौदा बन गई है। अब दोनों देशों के व्यापारी चाहते हैं कि बातचीत जल्द से जल्द हो। पीपल लिबरेशन आर्मी में कर्नल रहे इन शख्स का मानना है कि चीन तब तक नहीं झुकेगा जब तक सही वक्त ना आ जाए। चीन में कहा जाता है कि थोड़ी देर के लिए गोलीबारी चलने दो। मतलब अभी जो धुंध है उसमें पता नहीं चल रहा कि आगे क्या होगा। मुझे लगता है कि 2-3 महीनों तक जैसे को तैसा वाला हाल रहेगा। चीन कुछ वक्त के लिए नुकसान झेलेगा, लेकिन अमेरिका को भी नुकसान होगा, मगर लंबी रेस में चीन भारी पड़ेगा। फैक्ट्रियों में घटते प्रोडक्शन का असर चीन के कामगारों पर भी होगा। लेकिन दुनिया का ये सबसे बड़ा बाजार अगर टैरिफ की वजह से अमेरिका से कट जाता है तो चीन को नए हालात में ढलना होगा। बीबीसी संवाददाता लॉरा बेकर की रिपोर्ट। और इस बीच आए अमेरिकी अर्थव्यवस्था के ताज़ा आंकड़े, जिनमें 3 साल में पहली बार गिरावट देखी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस मामले में देश को थोड़ा सब्र रखना होगा। आंकड़े बताते हैं कि इस साल के शुरुआती 3 महीनों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 0.3% की गिरावट देखी गई है। ये उस दौर में हुआ है जब अमेरिका में सरकारी खर्चों में भारी कटौती की गई और बढ़े हुए टैरिफ्स की वजह से आयात में इजाफा हुआ। जीडीपी के इन नंबर्स ने मंदी के डर को और बढ़ा दिया है।
ट्रंप ने इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इस गिरावट का उनकी सरकार की टैरिफ नीति से कोई नाता नहीं है। This is Biden's economy because we took over on January 20th, and I think you have to get us a little bit of time to get moving, but this is the Biden economy. और इन आंकड़ों के अमेरिका के लिए क्या मायने हैं, बता रही हैं न्यूयॉर्क से बीबीसी संवाददाता मिशेल फ्लरी। We saw more imports rising sharply over the first 3 months of President Trump's second term. ट्रंप के कार्यकाल के शुरुआती 3 महीनों में इंपोर्ट्स में तेजी से इजाफा देखा गया और उसका असर जीडीपी पर पड़ा। रिटेलर्स और बाकी कंपनियां एडवांस में सामान मंगवा कर रख रहे थे क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि आगे टैरिफ बढ़ सकता है और इस वजह से जीडीपी और गिरी। तो एक तरीके से वो इस मामले में सही हैं कि ये नंबर्स पहले के हालात की ओर इशारा कर रहे हैं और इनके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन इससे ये जरूर पता चलता है कि कंज्यूमर्स को अर्थव्यवस्था को लेकर ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं और ये बात दिखने भी लगी है। Next time we get these quarterly figures, they will show the full impact of Trump's tariff announcement on April 2nd. आखिरकार कई महीनों की बातचीत के बाद अमेरिका और यूक्रेन में समझौता हो गया है। इस समझौते के तहत अमेरिका को यूक्रेन के एनर्जी और मिनरल रिसोर्सेस मिलेंगे। इस डील से अमेरिका को तेल, गैस और दुर्लभ मिनरल्स मिलेंगे और बदले में अमेरिका यूक्रेन की सुरक्षा और उसके पुनर्निर्माण के लिए फंड देगा। माना जाता है कि दुनिया में मौजूद खनिजों का 5% हिस्सा यूक्रेन में है। साथ ही यहाँ जमीन के अंदर ग्रेफाइट, टाइटेनियम और लिथियम भी मौजूद है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस डील को दोनों देशों के विकास के लिए मील का पत्थर बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को खत्म करने की दिशा में ये एक अहम कदम है। देखिए ये रिपोर्ट। Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not. इस वाकये के बाद लगा था कि अब शायद ही दोनों देश किसी डील तक पहुंचेंगे। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मिनरल्स डील्स पर दस्तखत किए बगैर ही ओवल ऑफिस से चले गए थे। फिर अचानक दोनों में ये मुलाकात हुई। ट्रंप और ज़ेलेंस्की बीते हफ्ते पोप के अंतिम संस्कार में मिले। दोनों के बीच 15 मिनट तक सीधी बात हुई और फिर यूक्रेनियों ने अमेरिका का वो नरम रुख देखा जो राष्ट्रपति ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद से शायद ही दिखा हो। आज का समझौता रूसी नेतृत्व को स्पष्ट संकेत देता है कि ट्रंप प्रशासन उस शांति प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है जो एक स्वतंत्र, संप्रभु और समृद्ध यूक्रेन की राह प्रशस्त करता है। यूक्रेन ने भी इस डील को जायज बताया है। यूक्रेन अपने तेल, गैस और खनिजों के लाइसेंस बेचकर ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड में कंट्रीब्यूट करेगा और बदले में अमेरिका यूक्रेन को या तो आर्थिक मदद देगा या हथियार भेजेगा। इस फंड का इस्तेमाल यूक्रेन के पुनर्निर्माण, एनर्जी प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टर्स के भुगतान के लिए किया जाएगा। नया समझौता ट्रंप के पिछले ऑफर से कहीं बेहतर है जिसमें यूक्रेन को अमेरिका से मिल चुके हथियारों का खर्च भी चुकाना था। पर अमेरिका को किसी भी कीमत पर अपने पाले में बनाए रखने की कोशिश में जुटे रहे ज़ेलेंस्की के लिए नई डील एक कूटनीतिक जीत है। इस डील के फायदे दिखने में भले ही कुछ साल लग जाएं, मगर ये संकेत जरूर मिले हैं कि अमेरिका यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेगा और ये खबर रूस के लिए एक झटका है। रूस के लिए आसान समझी जा रही जीत अब आसान नहीं रही। अमेरिका पुतिन पर दबाव बना रहा है और माना जा रहा है कि जल्द ही शांति समझौता हो सकता है, मगर तब तक इस शहर के लोगों के लिए पल पल भारी पड़ रहा है। बीबीसी संवाददाता जेक वॉन की रिपोर्ट। रूस की सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि आखिरकार ट्रंप ने यूक्रेनी सरकार को मजबूर कर ही लिया। रूस पर इस डील का क्या असर होगा, बता रहे हैं अटलांटिक काउंसिल के यूक्रेन अलर्ट के एडिटर पीटर डिकिंसन। मुझे लगता है कि ये साफ है कि रूसी इसे पसंद नहीं करेंगे। उनके लिए ये एक झटका है क्योंकि इससे अमेरिका और यूक्रेन के संबंध बेहतर होंगे। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ट्रंप ने लगातार 3 महीने से बयानबाजी कर रूस को बहुत प्रोत्साहित किया। प्लान था कि यूक्रेन को दी जा रही मदद रोकी जाए जिससे यूरोप की सुरक्षा पर भी खतरा आ जाता। लेकिन अब इस समझौते के बाद रूस खुश नहीं होगा क्योंकि अब अमेरिका को लंबे समय तक यूक्रेन की मदद करनी होगी। ये सुरक्षा समझौता नहीं है और इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका यूक्रेन की सैन्य मदद करेगा। लेकिन अब यूक्रेन के साथ अमेरिका के हित जुड़ चुके हैं और ऐसे में यूक्रेन में जिस जीत के बारे में रूस सोच रहा था उसे हासिल करने में अब उसे खासी दिक्कत होगी। बात मिडिल ईस्ट की। इसराइल और हमास के बीच जारी जंग के दौरान गजा के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भूख से जूझते लोग कछुए खाने को मजबूर हो गए हैं। गजा के हजारों विस्थापित अकाल जैसे हालात का सामना कर रहे हैं।
ऐसे में कई लोग उस प्रजाति के सी टर्टल्स भी खा रहे हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। देखिए ये रिपोर्ट। गजा में खाने पीने की चीजों की कमी के बीच इन लोगों को पेट भरने के लिए समंदर से कछुए पकड़कर खाने पड़ रहे हैं। इजराइल 2 महीने से गजा में राहत सामग्री नहीं जाने दे रहा है। ऐसे में फूड बैंक खाली होते जा रहे हैं। माजिदा कनान कहती हैं कि वो लोग सी टर्टल का मीट मिलकर खाते हैं। वो कह रही हैं कि ये बेचा नहीं जाता, जो लोग खाना चाहते हैं ये उनमें बांट दिया जाता है। यूएन का कहना है कि गजा में कुपोषण भी बढ़ता जा रहा है। गजा की सारी क्रॉसिंग्स बंद हैं और बाजार खाली। खीरे और टमाटर जैसी कुछ चीजें ही मिल पा रही हैं। इजराइल का कहना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन कर रहा है और गजा में जरूरी चीजों की कोई कमी नहीं है। इजराइल का कहना है कि वो हमास पर ये प्रेशर डालना चाहता है कि वो अपनी कैद से सारे इस्राएली बंधकों को रिहा कर दे। इसलिए वो 2 महीने से गजा में खाना, दवाएं और यहाँ तक कि पानी भी नहीं जाने दे रहा। उसने गजा और वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों के लिए काम करने वाली यूएन की एजेंसी UNRWA के काम करने पर भी रोक लगा दी है। इससे हालात और ख़राब हो गए हैं। इस्राइल का आरोप है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने उस पर जो हमला किया था उसमें शामिल रहे हमास के कई लड़ाके UNRWA के लिए काम कर रहे थे। अब इस मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई चल रही है। इस बीच इस्राइल में जंगल में लगी आग बेकाबू हो गई है, जिसके बाद नेशनल इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। गर्म तापमान और तेज़ हवाओं की वजह से यरूशलेम के बाहरी इलाके में भड़की आग को बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। धुएं की वजह से ट्रैफिक पर असर पड़ा है। धुएं में सांस लेने और झुलसने की वजह से कई लोगों को परेशानी हुई है। कुछ इलाकों को खाली भी करवाना पड़ा है। आग बुझाने के लिए 150 से ज़्यादा टीम्स तैनात की गई हैं। 17 फायर फाइटर्स घायल हुए हैं, जिनमें से 2 को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। आग बुझाने वाले प्लेन्स की भी मदद ली जा रही है। इस आग को इस्राइल के इतिहास की सबसे भीषण आग बताया जा रहा है। देश में इंडिपेंडेंस डे की छुट्टियों के दौरान लोग बाहर जाकर पिकनिक मनाते हैं, लेकिन अब पिकनिक मनाते वक्त खुले में आग लगाने पर रोक लगा दी गई है। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि यरूशलेम को खतरे में डालने और जानबूझकर आग लगाने के शक में 18 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जरा सोचिए कि एस्ट्रोनॉट्स को खाना अगर स्पेस क्राफ्ट में ही मिल जाए और वहीं बन जाए तो कैसा रहेगा। इसकी तैयारी यूरोपियन स्पेस एजेंसी कर रही है। एक प्रोजेक्ट के तहत एक्सपेरिमेंट हो रहा है ताकि ये देखा जा सके कि फिलहाल जो खाना लैब में बनाया जा रहा है, क्या वैसा ही खाना अंतरिक्ष यान में मौजूद लैब में भी बनाया जा सकता है या नहीं। देखिए BBC संवाददाता पल्लव घोष की ये रिपोर्ट। 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Engines full power and lift off. Go Falcon. अंतरिक्ष में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाएगा जिससे एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी बदल जाएगी। ये देखा जाएगा कि क्या अंतरिक्ष यात्री अपने लिए खाना तैयार कर सकते हैं, वो भी टेस्ट ट्यूब्स में। वहां ऐसा ही सेटअप है जिसमें प्रोटीन बनाने वाला जेनेटिकली मॉडिफाइड यीस्ट है। इसे सुखाकर पाउडर बना लिया गया है और इससे खाने की कई चीजें तैयार की जा सकती हैं। They can produce proteins, they can produce इसमें फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर सब कुछ बनता है और इन सब को मिलाकर अलग अलग डिश बनाई जा सकती है। सोचिए आपको स्टिक खानी हो और आप उसे 3D प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, वही कोशिश है। अभी स्पेस स्टेशन में मिलने वाला खाना इतना मजेदार नहीं होता। भले ही एस्ट्रोनॉट्स इसी से खुश रहते हैं, लेकिन ज्यादातर खाना फ्रीज किया होता है और फिर ज्यादातर दिन उन्हें एक जैसा खाना मिलता है और वो महंगा भी होता है। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि स्पेस में खाना भेजना काफी महंगा है। एक एस्ट्रोनॉट को एक दिन का खाना भेजने में करीब 20,000 पाउंड या 22 लाख रुपए का खर्च आता है। और जब नासा सैकड़ों लोगों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में है, तो लैब में खुद तैयार किया जाने वाला खाना न सिर्फ सस्ता होगा बल्कि टेस्टी भी होगा। जेकब केमिस्ट्री को क्विजीन में बदल रहे हैं। हो सकता है इस डिश में इस्तेमाल किया हुआ सारा सामान लैब में बना हो।
फिलहाल यहाँ मजेदार डम्पलिंग्स बनाने की तैयारी हो रही है। Anything from, French cuisine. चाहे फ्रेंच डिश हो या चाइनीज, इंडियन हो या कोई और, ये अंतरिक्ष में भी बन सकता है क्योंकि इसमें लगने वाली चीजें बन सकती हैं। Just because we'll be able to produce different components. हेलन शर्मन ब्रिटेन की पहली अंतरिक्ष यात्री थी जो सोवियत संघ के मीर स्पेस स्टेशन से 1991 में अंतरिक्ष गई थी। उन्हें क्या लगता है, भविष्य में अंतरिक्ष में कैसा खाना मिलेगा? ये तो बेहद अच्छा है। इनका स्वाद मुंह में घुल गया। मुझे नहीं लगता मैंने इस तरह का कुछ पहले खाया है। अंतरिक्ष में कुछ ऐसा खाने को मिल जाए तो मजा आएगा। अंतरिक्ष यात्रियों का खाना सही हो, ये कितना जरूरी है? सबसे बड़ी समस्या यही है कि अंतरिक्ष में जो खाना मिलता है वो बोरिंग होता है। इसलिए अक्सर अंतरिक्ष यात्रियों का वजन कम हो जाता है क्योंकि वो वहाँ उतना नहीं खा पाते जितना धरती पर खाते हैं, क्योंकि उन्हें तरह तरह का खाना नहीं मिलता। पृथ्वी के ऑर्बिट में कुछ देर के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ सालों में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंतरिक्ष यात्री लैब में ही खाना बना पाएंगे। बीबीसी संवाददाता पल्लव घोष की रिपोर्ट। और दुनिया की कुछ और खबरें बीबीसी ग्लोबल राउंड अप में। तुर्की में मे डे के दिन प्रदर्शन हुए। इस्तांबुल शहर में हो रहे प्रदर्शनों को रोकने के लिए अधिकारियों ने मेट्रो स्टेशन और बसों को रोकने की कोशिश की। पिछले महीने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार इकरम इमामोगलू की गिरफ्तारी के बाद भी यहां जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे। सूडान में गृहयुद्ध छिड़ने के बाद पहली बार राजधानी खार्तूम में यूएन की मदद पहुंची है। इसमें करीब 30,000 लोगों के लिए खाना है। 2 साल से युद्ध की मार झेलते सूडान के कुछ इलाकों में भूखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। यहां सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच जंग छिड़ी हुई है। और दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला अब इस दुनिया में नहीं रही। ब्राजील की नन इना कानाबेरो का 116 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका जन्म साल 1908 में हुआ था। और कार्यक्रम पर आप मुझे फीडबैक देख सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @bbcwithit। आज के लिए इतना ही। बीबीसी दुनिया के साथ हम कल फिर इसी वक्त हाजिर होंगे।